नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, गुड इवनिंग। हम थोड़ा लेट हो गए तो आज हमारी प्रॉफिट लॉस की आखिरी क्लास है, ठीक है ना। थोड़ा हम आपको लंबा पढ़ाएंगे और इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, शुरू करते हैं। कल की क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, वो क्लास हमने ठीक करवा दी है प्यारे बच्चों। अब ठीक है ना, हम 51 सवाल तक कर चुके हैं, तो आज की क्लास से हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 52। आपको पता है कि मैं आपको टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में ही पढ़ा रहा हूं। पूरे चैप्टर में मैंने केवल आपको एक कॉन्सेप्ट याद करने के लिए कहा है कि नहीं। बाकी सारा मैंने क्या कैसे पढ़ा आपको, परसेंटेज और रेशियो के इस्तेमाल से, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये टाइप कल पूरा नहीं हो पाया था, बीच में कुछ अर्जेंट आ गया था, तो इस टाइप को पूरा करते हैं, ठीक है ना बच्चे। सवाल नंबर 52। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 25% कम है। तो ये वॉशिंग मशीन है प्यारे बच्चों, और ये क्या है, टीवी। तो सवाल कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का प्राइस टीवी से 25% कम है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% 1/4। तो वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 25% कम है, यानी कि टीवी का कॉस्ट अगर 4 रुपए है तो वॉशिंग मशीन का कॉस्ट कितना है, 3। यही बात है ना, है सचिन। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 25% कम है। 25% होता है 1/4, यानी कि टीवी की कीमत 4 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत 3 है। वॉशिंग मशीन की कीमत में 82% की वृद्धि की जाती है। वॉशिंग मशीन का प्राइस 82% बढ़ाया जाता है, बढ़ा रहे हैं तो प्लस। टीवी की कीमत में 16% की कमी की जाती है। टीवी के प्राइस में 16% की कमी की जाती है। तो सवाल पूछ रहा है कि 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी के प्राइस में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज होगा, समझ रहे हैं ना ये। ठीक बच्चों, तो सवाल क्या, 8 वॉशिंग मशीन प्लस 9 टीवी। 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी के प्राइस में कुल कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये बीच में क्या है, प्लस। ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक सेकंड भाई। हाँ, चलो ध्यान से सुनेगा बच्चों। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 25% कम है, यानी कि टीवी की 4 है तो वॉशिंग मशीन की 3 है। वॉशिंग मशीन का प्राइस 82% बढ़ जाता है, टीवी की कीमत 16% कम हो जाती है। तो सवाल पूछे 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी के टोटल प्राइस में कुल कितने परसेंट का चेंज आएगा, बीच में क्या आ गया, प्लस। जहां प्लस आता है वहां क्या लगेगा, डेविएशन। ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी का कॉस्ट है, लेकिन सवाल में पूछ रहा है 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी के प्राइस में कितना चेंज आएगा। तो 8 वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी होगी, 8 से गुणा, और 9 टीवी की कीमत कितनी होगी, 9 से गुणा। तो आप 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी के कॉस्ट का क्या निकाल लो, रेशियो। रेशियो निकाल लेंगे ना। तो 8 वॉशिंग मशीन की कीमत कैसे, 8 से गुणा, 9 टीवी की प्राइस 9 से गुणा। तो आप मुझे बताइए किससे कट गया बच्चों, ये 3 तिया 9, और ये हो जाएगा बच्चों यहां पे 4 दूनी 8, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 2:3। तो रेशियो यहां पर 2:3 आ गया, कोई दिक्कत। यानी कि 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी के कॉस्ट का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3, है ना। जितने का भी प्राइस कॉस्ट निकालना है उसका रेशियो ले लीजिए। अब आपसे पूछा कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। देखो डेटा तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं, तो किससे वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। अब यहां वॉशिंग मशीन 2 की कीमत कितनी बढ़ जाएगी, 82%। तो 2 का 82% कितना होता है, 164%। ठीक है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर, 3 की कीमत कितनी कम हो जाएगी, 16%। 3 का 16% कितना होता है, 16 तिया 48। आउट ऑफ टोटल कितने का सामान है, कुल 2 और 3 5। तो ये फाइनल आंसर कैसा आ रहा है, तो पॉजिटिव ही आएगा ना। पॉजिटिव आएगा यानी कि कीमत डिक्रीज नहीं होगी, क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये 20% तो कहीं से नहीं आएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन।
क्योंकि 164 में से 48 घटाएंगे तो क्या आएगा, 116/5%। 116 को 5 से भाग देंगे तो 23 पंजे 115.2, यानी कि 23.2% पॉजिटिव आया है। तो 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी की कीमत 23.2% बढ़ जाएगी। समझ में ना? बिट्टू पूछो। हाँ बोलो। ठीक है, 23.2% बढ़ जाएगी। समझ में आना बच्चों? आगे चलें। अगला इस टाइप का आखिरी सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 53। चलिए ध्यान से सुनिएगा भैया। 500 रुपए, 720 रुपए और 900 रुपए पर केजी कॉस्ट प्राइस वाली चाय की 3 किस्मों को 9, 5, 11 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। समझ में आया ना? यदि सेलर को 20% का लाभ प्राप्त करना है तो मिश्रित चाय का पर केजी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? यह सवाल है। किसी को कोई डाउट इस सवाल में? ध्यान सुनेगा। एक चाय का व्यापारी है, वो 3 वैरायटी की चाय को मिलाता है। किस रेशियो में? 9, 5, 11 के रेशियो में। समझ ना? एक चाय का व्यापारी, वो 3 टाइप की चाय को मिलाता है, 9, 5, 11 के रेशियो में मिक्स करता है। ठीक है बच्चों? पहली चाय का प्राइस है 500 रुपए पर केजी, दूसरी का है 720 रुपए पर केजी। क्या हुआ? और तीसरी का 900 रुपए पर केजी। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्या होगा आप निकाल सकते हैं। भाई हम 3 टाइप की चाय को मिला ही तो रहे हैं। मान लो पहली वैरायटी ए है, दूसरी वैरायटी बी है, तीसरी वैरायटी सी है। तो एक व्यापारी 3 टाइप की चाय को मिलाता है 9, 5, 11 के अनुपात में, है ना? क्वांटिटी का रेशियो कितना है? 9, 5, 11। पहली चाय का प्राइस कितना है? 500 रुपए पर केजी। दूसरी का कितना है? 720 रुपए पर केजी। और तीसरी का कितना है? 900 रुपए पर केजी। तो इनको मिलाने से जो मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्या आप नहीं निकाल सकते बच्चों? है कि नहीं सचिन? मिक्सचर का लागत मूल्य। भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है? रुपीस पर केजी, यही तो होता है। यानी कि बेस क्या है? किलोग्राम। तो आप यहां पे तीनों जो वैरायटी आप मिला रहे हो उनकी मात्रा का रेशियो ही तो दिया है कि 3 किस्मों को 9, 5, 11 के अनुपात में मिलाया जाता है। पहली का प्राइस है 500 रुपए पर केजी, दूसरी का 720 रुपए पर केजी, तीसरी का 900 रुपए पर केजी। तो मिलाने से जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं। कैसे? डेविएशन मेथड से। ठीक है ना? वेटेड एवरेज से भी आप निकाल सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ कौन सा बता दें? वेटेड एवरेज ही बता देता हूं, है ना? ये बताओ, 9 का दाम है 500 रुपए पर केजी, तो कितनी कीमत हो जाएगी? 4,500, 4500। यहां 5 किलो का दाम है 720 रुपए पर केजी, कितना प्राइस हो जाएगा? 3600, है ना? तो 4500 प्लस 3600 कितना हो गया? 8100, है ना? 4500 प्लस 3600 8100, प्लस 11 का दाम कितना है? 900 रुपए पर केजी, यानी कि कितना हो गया? 9900 रुपए। आप मान लो ये 5 किलो 9 किलो है तो कीमत है 500 रुपए पर केजी, तो कितना दाम हो गया? 4,500। ये 5 किलो है, कीमत है 720 रुपए पर केजी, क्या दाम हो गया? 5 गुणा 720, 3600। ये 11 गुणा 900, कितना दाम हो गया? 9900। तो 8100 प्लस 9900 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 18,000, है ना? तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है 18,000 रुपए। कितने कितने सामान का? 9, 5, 14, 14 और 11, 25 सामान का बटे 25। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से डबल जीरो चला गया कितनी बार? 4 बार, यानी कि 18 चौक 72, 720 रुपए पर किलोग्राम। ये क्या आ गया बच्चों? मिश्रण का सीपी आ गया। ये सब मैंने आपको डेविएशन मेथड में पढ़ा रखा है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, परसेंटेज में। लेकिन सवाल इसके आगे है कि अगर 20% का लाभ प्राप्त करना है तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? मिश्रण का लागत मूल्य कितना है? 720 रुपए पर केजी, है कि नहीं सचिन? अगर इस पे 20% प्रॉफिट कमाना है तो किस प्राइस में बेचेंगे? 720 का 20% कितना होता है? 144। तो 720 में 144 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 800। तो मिश्रण का सेलिंग प्राइस होना चाहिए 864 रुपए पर केजी। ऑप्शन नंबर 3 आ गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? हैं? ठीक है बच्चों,
मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, अगला अगला टाइप अभी करेंगे थोड़ी देर। हाँ, ठीक है, चलो करते हैं। अगला टाइप है प्यारे दोस्त आपके सामने, परसेंटेज ब्रेक मेथड। मैं एक ही सवाल कराऊंगा और एक ही सवाल से आप सीख जाओगे। इसलिए मैं कह रहा था परसेंटेज ढंग से पढ़ लो, काम आएगा, जिंदगी में काम आएगा। मैं रटवाने वाला गणित नहीं पढ़ाता, मैं रट्टू आदमी नहीं हूं, हैं। मैं आपको मेथड सिखाता हूं, परसेंटेज का यूज सिखाता हूं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया, परसेंटेज ब्रेक मेथड। उसी पर मेरे दोस्तों मैं आपको सवाल करवाऊंगा एक। आइए सवाल नंबर 54। ठीक है, एक सवाल कराएंगे जी, एक ही सवाल से आप सीख जाओगे। ठीक है ना। एक आदमी 15 टेबल और 26 चेयर 25,700 रुपए में खरीदता है। ठीक है ना। एक आदमी 15 टेबल प्लस कितनी चेयर खरीदता है? 26 चेयर। एक आदमी 15 टेबल प्लस 26 चेयर खरीदता है 25,700 रुपए में। कोई डाउट यहां तक? आप बोलोगे नहीं सर, यानी कि 15 टेबल प्लस 26 चेयर की जो कुल लागत मूल्य है 25,700 रुपए। आगे, वह टेबल को 12% प्रॉफिट पर और चेयर्स को 19% प्रॉफिट पर बेचता है। ही सेल्स दी टेबल्स, टेबल्स यानी कि सारी टेबलों को, सारी टेबल्स को 12% प्रॉफिट पर बेचता है और चेयर्स को 19% प्रॉफिट पर बेचता है। इफ इज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल दी टेबल्स एंड चेयर इज 4358 रुपीज, और सारी टेबल चेयर बेचने से उसे कुल लाभ होता है 4358 रुपए। पूछा है 5 चेयर और 4 टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है ना भाई, ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप एक चेयर और एक टेबल का सीपी निकालोगे, है कि नहीं बच्चों। तो एक आदमी ने 15 टेबल प्लस 26 चेयर खरीदी 25,700 रुपए में। वो टेबल्स को बेचता है 12% के प्रॉफिट पे और चेयर्स को बेचता है 19% के प्रॉफिट पे, है ना। और सभी टेबल्स और चेयर्स को बेचने से उसे कुल कितना प्रॉफिट होता है? 4358 रुपए का प्रॉफिट होता है। 4358 रुपीज का प्रॉफिट होता है। यह है कि कोई दिक्कत यहां तक? यहां प्रॉब्लम क्या है कि टेबल्स को 12% प्रॉफिट पर बेच रहा है, चेयर्स को 19% प्रॉफिट पर बेच रहा है। अलग अलग है ना, अलग अलग है तो सेम कर लेते हैं। क्या आप बच्चों 19% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 12% प्लस? क्या आप 19% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 12% प्लस 7%? यानी कि टेबल्स को भी 12% प्रॉफिट पर बेचा और चेयर्स को भी 12% प्रॉफिट पर बेचा। अगर टेबल्स को भी 12% प्रॉफिट पर बेचा, चेयर्स को भी 12% प्रॉफिट पर बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट भी 12% ही होना चाहिए। अगर हर सामान 12% प्रॉफिट पर बेचा है तो कुल प्रॉफिट भी 12% होना चाहिए कि नहीं बच्चों। कुल सामान की लागत मूल्य कितना है? 25,700, है कि नहीं भाई। तो ओवरऑल प्रॉफिट भी 25,700 रुपए का 12% होना चाहिए। तो 25,700 रुपए का 12% कितना आएगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, कट गया ना। 250 की 12 में गुणा कर दो 3,000 और 7 की 12 में गुणा करो 84, यानी कि 3,084 रुपए। यानी कि सभी टेबल्स और चेयर्स पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 3,084 रुपए। कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 3,084 रुपए। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ कितना है? अगर टेबल्स को भी 12% प्रॉफिट पर बेचा है, चेयर्स को भी 12% प्रॉफिट पर बेचा है मेरे प्यारे भाई, तो सभी टेबल्स चेयर्स पर प्रॉफिट भी कुल लागत का 25,700 का 12% होना चाहिए 3,084। जबकि एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना है? 4358 रुपए। तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है? घटाओ, 8 में से 4 गया 4, 15 में से 8 गया 7 और ये 2, यानी कि 1274 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ, है कि नहीं सचिन। तो 1274 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ। वेयर इज दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है बताइए। क्योंकि आपने 26 चेयर्स को 12% प्रॉफिट पे नहीं बेचा, आपने 26 चेयर को 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर बेचा है। ये जो 26 चेयर है आपने 12% प्रॉफिट पे नहीं, 26 चेयर को
12 से 7 ज्यादा है, 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर बेचा है। यानी कि 26 चेयर्स के लागत मूल्य का 7% ही 1274 रुपए है। बताओ कोई दिक्कत? ये पता चुको मैं परसेंटेज में आपको तसल्ली से, वहां पढ़ते तो आज कर लेते सवाल। तो 26 चेयर के लागत का 7% कितना है? 1284। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगा? 26 चेयर्स के कीमत का 1%, 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 5 7 7 अट्ठे 56, 1 4 7 दूनी 14, 1% 182 आ गया। 100% कितना आएगा? 2 जीरो लगा दो, यानी कि 18,200 रुपए। यानी कि 26 चेयर्स की कीमत कितनी आ गई? 26 चेयर्स का प्राइस आ गया प्यारे बच्चों कितना? 26 चेयर्स का प्राइस आ गया 18,200 रुपए। 26 चेयर की कीमत आ गई 18,200 रुपए। 26 चेयर्स का 7% ही 18,200 है, तो 100% निकाल लो, कितना आ गया? 26 चेयर का 7% 1274 है, सॉरी, तो 100% कितना आएगा? 18,200 रुपए। तो बताओ 15 टेबल का प्राइस कितना होगा? बताइए जल्दी से भाई, इन दोनों को जोड़ के 25,700 आना चाहिए। 25,700 में से 18,200 घटा दो, घटा दोगे ना? 25,700 में से 18,200 घटाओ तो कितना आएगा? 7,500 रुपए। क्या आएगा बच्चों? 7,500 रुपए। यानी कि 15 टेबल 7,500 रुपए के हैं, 26 चेयर 18,200 रुपए के, है ना? अगर 15 टेबल 7,500 रुपए के हैं तो एक टेबल की कीमत कितनी है? 500 रुपए। 15 पंजे 75। अगर 26 चेयर 18,200 रुपए के हैं तो एक चेयर कितने की है? 18,200 को 26 से भाग देंगे, 18,200 को 26 से भाग देंगे तो 26 सत्ते 182 होता है, 7 बार चला जाएगा, यानी कि 700 रुपए। तो एक टेबल की कीमत है बच्चों 500 रुपए और एक चेयर की कीमत है 700 रुपए। पूछा है 5 चेयर और 4 टेबल की कीमत, तो 5 चेयर की कीमत कितनी होगी? 5 गुणा 700। अभी एक टेबल की कीमत कितनी है? 500। तो 4 टेबल की कीमत कितनी होगी? 4 गुणा 500। ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 3500 प्लस 2,000 आ गया 5,500 रुपए। और ये क्या है सवाल का? कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत है? समझ में बात? देखो मैंने एक सवाल ही करवाया इस टाइप पे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा हो, ठीक है ना? लेकिन ये एक सवाल मैंने इतना तसल्ली से और इतना बढ़िया डेटा का सॉल्व करा, अगर आप ध्यान दोगे तो समझ में आ गया होगा। हालांकि मैं आपको जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो मैं इसको करने का एक और तरीका भी बताऊंगा, पर यही तरीका सबसे आसान है। चाहे कितना भी कैलकुलेटिव सवाल क्यों ना जाए, सब इससे हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। अब देखो ये चैप्टर एंड होने वाला है, तो अब जो आखिर के सवाल है वो टफ है। ठीक है, तो आज की क्लास केवल टफ सवालों की है, इजी नहीं है। इजी सब हो गया, ठीक है ना जी? आगे चलते हैं, अगला टाइप। ठीक है प्यारे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट वैरायटी। प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, मैं आपको इस प्रकार के 2 सवाल कराऊंगा। ठीक है जी? मैं आपको इस प्रकार के 2 सवाल कराऊंगा, और ऐसे सवालों को करने का जो कॉमन सेंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन करने का जो बेस्ट तरीका है वो ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ध्यान सुनेगा। सवाल को कैसे पहचानेंगे कि इतनी वस्तुएं इतने रुपए में बेचने पर इतने % का प्रॉफिट या लॉस होता है। तो कितनी वस्तुएं इतने रुपए में बेचा जाए, कितने % का प्रॉफिट लॉस हो। सवाल को पढ़ते हैं। एक आदमी 10 कल में 18 रुपए में बेचता है, यानी कि 10 पेन 18 रुपए में बेचे, और उस आदमी को 24% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, सवाल है 55% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 1530 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे। समझ ना? 55% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस आदमी को 1530 रुपए खर्च करके कितने पेन, 1530 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे। सबको समझा ना? 10 पेन 18 रुपए में बेचे, 24% का प्रॉफिट हुआ। बताओ कितने पेन बेचे 1530 रुपए में कि 55% का प्रॉफिट हो।
आर्टिकल्स दिया हुआ है, रुपया दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, यही सवाल आएगा। ठीक है ना। तो बेस्ट मेथड इन द वर्ल्ड इन द जो है जिससे आपको कतई सोचना नहीं पड़ेगा वो क्या है बताओ बच्चों, नहीं पता होगा ना। कितने आर्टिकल बेच रहे हैं 10, यहां लिखना है आपको आर्टिकल कितने रुपए में बेच रहे हैं 18 रुपए में, नीचे क्या लिखना है आपको रुपए, ऊपर लिखना है आपको आर्टिकल, नीचे क्या लिखना है आपको रुपए, ऊपर आर्टिकल नीचे रुपए, इनटू कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है 24%। 100% पे 24% का प्रॉफिट हुआ, 100% पे 24% का प्रॉफिट है तो बिका कितने में 124% में। बिल्कुल सेम चीज बराबर कर दीजिए मेरे प्यार भी, सेम चीज इक्वल कर दीजिए किसके, बोला कितने पेन बेचने पड़ेंगे, है ना, कितने पेन बेचने पड़ेंगे ये निकालना है ना आपको, आर्टिकल्स निकालना है। नीचे क्या रखेंगे आपको रुपए, कितने रुपए 1530 रुपए में, 1530 रुपए में कितना प्रॉफिट कमाने के लिए 100% पे 55% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा 155% में। 100% में 55% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा 155% में। दिस शुड बी इक्वल कर दे, ऊपर आर्टिकल नीचे रुपया और यहां परसेंटेज। समझ ना बच्चों, आपको सर बेसिक भी तो बताओ, बेसिक क्या है। आप यहां से एक आर्टिकल की कीमत निकालो भाई, यहां से एक आर्टिकल की कीमत निकल सकती है, वहां से एक आर्टिकल की कीमत निकल सकती है, वो बराबर कर दो, आप बीच में ही छोड़ दोगे। ठीक है ना, तो इससे बेटर क्या है ये चीज करें। समझे ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। चलो हम सॉल्व करते हैं, केवल कैलकुलेशन है, 31 चौका 124, 31 पंजे 155, है ना। तो उसके बाद प्यारे दोस्त यहां पे 5 से 4 दो शाम 40 कितनी बार चला जाएगा 8 बार, 2 चौक 8 और 2 निम्मा 18, 9 से कितनी बार चला जाएगा 17 निम्मा 153, 170 बार। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 170 की 4 में कितना आएगा 600। तो इस सवाल का आंसर आ गया देखो 680 खटाक से, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी सवाल आ जाए इसी तरीके से हो जाएगा, कभी फेल नहीं होगा। देखो मैं वो ट्रिक बताता ही नहीं जो जगह जगह फेल हो जाए। ठीक है ना बच्चे, एक सवाल और करवाता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सवाल नंबर है 56। एक सेलर ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची, ठीक है ना, और उससे 5% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। बोला अगर वह 15% प्रॉफिट करना चाहता है तो 8 मशीनें कितने रुपए में बेचनी चाहिए। ठीक है ना, यहां क्या पूछ लिया, रुपए पूछ लिया ना। एक सेलर ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची, 5% का प्रॉफिट हुआ, 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। वही ट्रिक हमारी जिंदाबाद। कितनी मशीन बेची 6 सिलाई मशीन, कितने रुपए में 63,000 रुपए में, 63,000 रुपीज में। कितना प्रॉफिट हुआ 100% पे 5% का प्रॉफिट हुआ, बिका कितने में 105% लिख दिया। इक्वल टू कितनी सिलाई मशीन बेचनी है 8 सिलाई मशीन बेचनी, 8 सिलाई मशीन कितने रुपए में नहीं पता, निकालना है। कितना प्रॉफिट होना चाहिए 15%, 100% पे 15% प्रॉफिट होना चाहिए तो सिलाई मशीन कितने में बिकेंगी 115% में बिकेंगी। दिस शुड बी इक्वल, इक्वल कर दो। कभी आपको जो है ऐसा नहीं कि सवाल अटके, परसेंटेज कट गया 105 छिक्का 630, 630 से 63,000 कट गया जी 100 बार कट गया ना। 100 की इधर आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया भाई। 115 अट्ठे कितना होता है 800 और 120 920, 920 की 100 में गुणा कर देंगे यानी कि 92,000। कितने में बेचनी चाहिए 92,000 रुपए, ऑप्शन नंबर। कोई डाउट, सबको समझ में आया ना। चलिए इसी के साथ एक टाइप भी अपनी गति को पहुंचता है, आगे चलेंगे अगला टाइप। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, रेट या भाव, है ना। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है जी। आप मार्केट में जाते हो आलू खरीदने, तो ठेला पे जाकर पूछते हो भाई भैया आलू कैसे दिए, तो क्या कहता है 20 रुपया किलो। क्या दिया 20 रुपया किलो।
20 रुपया किलो जो उसने बोला वो क्या है, भाव है। यानी कि ठेले वाला ही कहना चाह रहा है कि 1 किलो आलू भैया 20 रुपए के हैं, 1 किलो आलू 20 रुपए के है ना। आप दूध वाले के पास जाते हो तो बोले भैया दूध कैसे दिया, तो कहेगा भैया 60 रुपया लीटर, 60 रुपया लीटर। यानी कि क्या कह रहा है, 1 लीटर दूध 60 रुपए का है। लेकिन हर चीज किलो में या लीटर में थोड़ी ना मिलती है, बहुत सारी चीज गिन के भी मिलती है। तो मान लीजिए आप अंडा की दुकान पे गए अंडा खरीदने के लिए, तो बोले भैया अंडा कैसे दिए, तो वो बोलता है भैया एट द रेट ऑफ, बोलता है एट द रेट ऑफ 3x 4 रुपी 40, एट द रेट ऑफ 3x 4 रुपी 40, ये उसने बोला। देखो हिंदी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इंग्लिश में ये लाइन कभी नहीं बदलती। एट द रेट ऑफ 3x 4 रुपी 40, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, या हिंदी में अगर कहें 40 की दर से 3 अंडे, 40 की दर से 3 अंडे, 40 की दर से 3 अंडे। तो जब आप अंडा खरीदने जा रहे हो तो अंडों का भाव बताया एट द रेट ऑफ 3x 4 रुपी 40, यानी कि हर 3 अंडे आपको 40 रुपए के मिलेंगे। हर 3 अंडों की कीमत कितनी है, 40 रुपए। 6 अंडे लोगे डबल 80 रुपए, 12 अंडे लोगे 4 गुना 160 रुपए, 30 अंडे लोगे 10 से गुणा 400 रुपए, है ना। तो यहां 1 अंडे की कीमत नहीं, क्योंकि 1 अंडे की कीमत आएगी डेसिमल में, कि भाई साहब 1 अंडा है 13.33 रुपए का, वो तो भाग जाएगा, है कि नहीं। तो क्या बता भाई साहब 3 अंडे 40 के, तो वो बताना चाह रहा है कि भाई अंडे ना 3 के मल्टीपल में ही लो, 3 अंडे 40 के, 6 ले लोगे 80 के दूंगा, 9 मांगोगे तो 120 के दे दूंगा, ठीक है ना बच्चे। तो यानी कि ये भाव बताएगा 3 अंडे 40 रुपए की दर से। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं 40 रुपया पर 3x, ये क्या है, अंडों की कीमत है। जैसे आलू है ना 20 रुपया पर केजी, ये ऐसी अंडों का प्राइस है। यानी कि 3 अंडे 3 एग्स कितने के, 40 के। तो एक एग की कीमत क्या होगी, एक एग का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, बटा 40/3 रुपए, समझे ना। बस इतना लॉजिक क्लियर है तो आप सवाल करने के लिए तैयार हैं। एएलपी टीयर सेकंड के पेपर का सवाल है? अरे यार अभी गया है पक्का ना, ये समझा दिया था मैंने। नेट में क्या दिक्कत हो जाती है इसमें शाम को, अभी गया नेट, देखो जरा। केशव नेट, ये पता पाया था कि नहीं। कहां तक हुआ सचिन, एक एक्स की कीमत 40/3 रुपए हो गया ना, ये बता दिया ना पूरा। क्या दिक्कत आ रही है केशव, हम्म। सिस्टम में क्यों नहीं चल रहा, वीडियो बंद हो गई है, चलें हैं, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अंडे ना 3 के उसमें खरीदो, हर 3 अंडे 40 रुपए के, 6 अंडा 80 रुपए के, 9 अंडा 120 रुपए के, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं अंडों की भाव की बात करूं तो 40 रुपया के 3x है, 40 रुपया के 3x, 40 रुपया पर 3x, जैसा होता ना आलू का 20 रुपया पर केजी, ठीक है बच्चों। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर 3x की कीमत कितनी है, 40 रुपए। तो 1x की कीमत कितनी है, 40/3 रुपए, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अंडों का भाव है। अब जैसे इस पे सवाल देखो, एएलपी टीयर सेकंड में आया है, ए सेलर बाइज ए सर्टेन नंबर ऑफ बनानास एट 8 पीसेस 4 रुपी 5 एंड सेल्स देम एट 5 पीसेस 4 रुपी 8, ठीक है ना।
व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो आदमी सामान अलग भाव से खरीदता है, बेचता अलग भाव से। मान लो आप आलू ही बेचने लगो, आलू खरीद के लाओगे 20 रुपया पर केजी और बेचोगे 30 रुपया पर केजी, ठीक है ना। तो यहां मेरे दोस्तों एक व्यापारी है जो क्या बेचता है, केले बेचता है। व्यापारी है, केले बेचता है। वो पहले केले खरीद के लाता है। केले किस भाव से खरीद के लाता है, 8 पीसेस 4 रुपी 5, यानी कि हर 8 केले 5 रुपए के रेट से खरीद के लाता है, ठीक है ना बच्चे। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो बेचता कैसे, बताओ बच्चों। सेल्स देम एट 5 पीसेस 4 रुपी 8, है ना। बेचता है 5 केले 8 रुपए के हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो खरीदा अलग रेट से, बेचा अलग रेट से। तो पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई बताओ। देखो मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। एक आदमी जितना सामान खरीद के ला रहा है सारा का सारा बेचेगा ना उतना। यहां केले खरीद के ला रहा और वो सारे केले बेच रहा, लेकिन केले खरीद के अलग रेट से ला रहा है और बेच अलग रेट से रहा है कि नहीं। तो आप ना एक केले की कीमत निकालो कि एक केला किस भाव से खरीद रहा है, बताइए। अगर 8 पीस 5 रुपए का खरीद रहा है तो एक पीस कितने का हुआ, 5/8 रुपए का, है कि नहीं सचिन। अगर 8 पीस 5 रुपए का खरीद रहा है तो एक पीस कितने का हुआ, 5/। और जब बेचने की बारी आती है तो वो हर 5 केले कितने के बेच रहा है, सेल्स देम एट 5 पीसेस 4 रुपी 8, उन्हें 8 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, यानी कि हर 5 केले 8 रुपए के। अगर 5 केले 8 रुपए के हिसाब से बेच रहा है तो एक केला कितने का बेच रहा है, 8/। तो मैंने एक केले की लागत मूल्य और एक केले का बिक्री मूल्य निकाल लिया। क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या, सीपीएसपी का तो रेशियो ले लेंगे, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैंने आपको सिखा दिया। तो 5/25 रेशियो 64, यानी कि अल्टीमेटली बताओ कि 25 का सामान कितने में बिका, 64 में। तो 41 का प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं। 41 का नहीं हुआ भाई, कितने का हुआ, 39 का, है ना। 39 का प्रॉफिट हुआ 25 पर। परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। तो आ जाएगा 25 चौका 100 और 39 चौका 156, तो 156% का प्रॉफिट। समझ में आया ना बच्चे। ऐसा चिन्ह कोई डाउट, डिस्टर्बेंस बहुत हुआ यार आज, ठीक है। 156% प्रॉफिट है। सबको बात क्लियर हो गई है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ये बताइए 58 नंबर, एक और सवाल ऐसा ही। ए मर्चेंट बाइस ए नंबर ऑफ गुड्स 4 रुपी बी एंड सेल्स बी नंबर ऑफ गुड्स 4 रुपी ए, ठीक है बच्चों। इफ बी इज लेस देन ए, बी छोटा है और ए बड़ा है, तो पूछा है पूरे आउटले में यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन में उसे कितना लाभ या हानि हुआ। आंसर बताना है परसेंटेज में, ठीक है बच्चों। तो देखो ये सेम ही सवाल है, बस यहां पे रुपए नाम लिख के किसमें, वेरिएबल में लिख दिया है। तो देखो आदमी कुछ सामान खरीदता है अलग भाव से और बेचता है अलग भाव से। यहाँ पे भाव दिया हुआ, वस्तु की संख्या नहीं दी है, कितनी खरीदी है कितनी बेची है ना। आप ना एक वस्तु की कीमत निकालो कि भाई आदमी कितना भी सामान खरीद कर रहा है, एक वस्तु कितने में खरीद करके ला रहा है और एक वस्तु बेच कितने में रहा है, वहीं से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस। तो वो बाई करता है ए नंबर ऑफ गुड्स फॉर बी रुपए, यानी कि ए वस्तु बी रुपए की खरीद रहा है। ए वस्तु कितने की खरीद रहा है, बी रुपए की। तो एक वस्तु कितने रुपए की खरीद के ला रहा है, B/A, है कि नहीं सचिन। अगर ए वस्तु का प्राइस है बी रुपए तो एक वस्तु का प्राइस कितना होगा, B/A। फिर जब बेचने की बारी आती है तो बी नंबर ऑफ गुड्स, यानी कि बी संख्या में माल बेचता है मेरे दोस्तों, कितने रुपए में, यानी कि बी वस्तु ए रुपए की बेच रहा है, बी वस्तु ए रुपए की। अगर बी वस्तु ए रुपए की बेच रहा है तो एक वस्तु बेचेगा A/B रुपए की। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया, कोई दिक्कत। कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हुआ, क्या ले लीजिए, रेशियो लेंगे तो यहां से B गुणा B क्या आ जाएगा, B² और A गुणा A क्या आ जाएगा, A²। अब आप खुद बताओ मेरे प्यारे भाई कि B से बड़ा है A, सवाल में लिखा है B से बड़ी संख्या है A, यानी कि कम होगा ये,
ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब कम का सामान अगर ज्यादा में बेचेगा तो हानि तो हो ही नहीं सकती ना, क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा ना। अब बताओ अगर बी स्क्वायर का सामान ए स्क्वायर में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, ए स्क्वायर माइनस ज्यादा वाली में से बड़ी छोटी वाली घटा दो, कितने के समान पर, बी स्क्वायर के समान पर, बेस बी स्क्वायर है, परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर गुणा 100%, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आ गया। आगे चलते, ये बताइए 59 नहीं, पहले वाला करो आप, 60 वाला। सवाल देखिए, ए पर्सन बाइज, एक लेवल आगे बढ़ा रहा हूं मैं सवाल को, ए पर्सन बाइज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 फॉर रुपी 13 and sells all the article at the rate of 18 for rupees 17. If he made a profit of 14.7 rupees in the whole transaction, अगर पूरे ट्रांजैक्शन में 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो आपसे पूछा उसने कितने आर्टिकल खरीदे हैं। गजब सवाल है मेरे भाई। एक आदमी कुछ वस्तु खरीदता है, खरीद अलग रेट से रहा है, बेच अलग रेट से रहा है, लेकिन आदमी कुल जितनी वस्तु खरीदेगा वो अपने घर में तो रखेगा नहीं, व्यापारी आदमी है, वो सारी की सारी बेचेगा। यहां प्रॉफिट लॉस परसेंटेज नहीं पूछा है, यहां पूछा है कि उसने कुल वस्तु कितनी खरीदी है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों आर्टिकल्स, यहां मैं लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों आर्टिकल्स, और यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों कीमत। यहां लिख रहा हूं मैं आर्टिकल्स और यहां लिख रहा हूं मैं रुपीस, ठीक है, ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों, या रुपीस छोड़ो। एक आदमी कुछ वस्तु खरीदता है किस रेट से, एट द रेट ऑफ 15 फॉर रुपी 13। एक आदमी कुछ आर्टिकल खरीदता है एट द रेट ऑफ 15 फॉर रुपीज 13, यानी कि उसने जो वस्तु खरीदी है 15 आर्टिकल्स का प्राइस 13 रुपए। कृपया दिमाग लगाएं, एक आदमी कुछ वस्तु खरीदता है, यह नहीं पता कितनी वस्तु खरीदता है, पर जो वस्तु खरीदी है उनका भाव यह है कि हर 15 वस्तु की कीमत 13 रुपए। 30 वस्तु की कीमत कितनी होगी, 26, 3 से गुणा 45 वस्तु की कीमत कितनी होगी, 39। यानी कि जो भी वस्तु खरीदी गई है उनकी संख्या नहीं पता, पर उन वस्तु की कीमत है कि हर 15 आर्टिकल की खरीदारी 13 रुपए की है, ठीक है ना। ये क्या है, सीपी। फिर बेचता है, समझे ना, बेचता है अलग भाव से। बेच किस भाव से रहा है, सेल्स ऑल दी आर्टिकल, ऑल का मतलब जितने आर्टिकल खरीदे हैं, कोई भी घर में नहीं रखा, सारे के सारे बेचे। किस भाव से बेचते हैं, एट द रेट ऑफ 18 फॉर रुपी 17, एट द रेट ऑफ 18 फॉर रुपी 17, यानी कि हर 18 वस्तु वो 17 रुपए की बेचता है। ये क्या है, बेचने का भाव है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें। तो भैया खरीद रहा है हर 15 वस्तु 13 रुपए की, बेच रहा है हर 18 वस्तु 17 रुपए की, अलग भाव से खरीदा अलग भाव से बेचा। पूछा है अगर पूरे व्यापार में उसे कुल मिलाकर 14.7 रुपए का लाभ हुआ है तो कुल कितनी वस्तु खरीदी है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जितनी टोटल वस्तु खरीदी होंगी उतनी ही तो सारी बेची है। सेल्स ऑल द आर्टिकल, सभी वस्तुओं को बेच रहा है ना। तो मेरे प्यारे भाई, ये खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहां तो 15 दिख रहा है और यहां 18, तो 15 18 को बराबर करना होगा। ऐसी संख्या जो 15 से भी कटे 18 से भी कटे, इनका एलसीएम क्या होता है, 90। तो 15 18 का एलसीएम 90 है, तो दोनों को 15 18 को 90 90 कर लेते हैं। 15 को 90 बनाने के लिए पूरे को किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से, यानी कि 15 छिक्का 90। 15 आर्टिकल अगर 13 रुपए के, तो 90 आर्टिकल कितने के खरीदे होंगे, 78 के, 13 छिंग 78। कोई दिक्कत, ये 18 आर्टिकल खरीदे 17 के, तो 90 आर्टिकल, सॉरी 18 आर्टिकल बेच रहा है 17 के, तो 90 कितने के बेचेगा, 5 से गुणा,
पूरे को 5 से गुणा, 18 पंजे 90 आर्टिकल्स वो बेचेगा 17 पंजे 85 रुपए को। कोई दिक्कत है सचिन? कोई दिक्कत? यानी कि अगर वो 90 आर्टिकल खरीद के 90 आर्टिकल बेचता है तो क्या होता है उससे? 90 आर्टिकल 78 रुपए के खरीद रहा है और 90 ही आर्टिकल 85 रुपए के बेच रहा है। यानी कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। हाँ कि ना बच्चों? बताओ, मेरी बात समझ में है कि नहीं? है कि नहीं सचिन? यानी कि उसको 7 रुपए का प्रॉफिट होता है जब वो 90 आर्टिकल्स की खरीद फरोख्त करता है। समझ में आ गई ना बात? मुझे लगता है ये बात तो सबके दिमाग में फिट बैठ गई है। जब वो 90 आर्टिकल खरीद के बेचता है, 90 आर्टिकल बाई करके सेल करता है, तो उसे 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। कोई खरीदेगा 78 के और बेचेगा 85 रुपए के। लेकिन सवाल पूछा, अगर उसे कुल 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितनी वस्तु खरीदी होंगी? 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 90 आर्टिकल्स पर। तो 1 रुपए का प्रॉफिट कितने आर्टिकल्स पे होगा? 90/7, है ना? तो 14.7 रुपए का प्रॉफिट कितने आर्टिकल पर होगा? 14.7 से गुणा, 14.7 से गुणा। देखिए 7 से जब गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 90 की 21 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 189 आर्टिकल्स। क्या आ गया सवाल का आंसर? 189 आर्टिकल्स। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है ना? तो बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं था। आगे चलते ही बताएंगे। सवाल नंबर 59, ठीक है ना? सीधा भी आप कर सकते थे कि 7 रुपए का प्रॉफिट होता 90 आर्टिकल पर। 7 का 2.1 गुना 21/7 7 का 2.1 गुना 14.7, 14.7 का प्रॉफिट होगा। 90 का 2.1 गुना 189 आर्टिकल्स पर। ठीक है ना? ये बताइए। ये आखिरी सवाल है इस टाइप का, ठीक है ना? और मैं कहूं कि सबसे बढ़िया सवाल भी यही है। ठीक है ना बच्चों? ध्यान सुनिएगा। दोनों लॉजिक, इस सवाल में दोनों लॉजिक लगाने, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ऐसा होता है ना कि आदमी दो अलग अलग दुकानों से सामान खरीदता है अलग अलग रेट से। या ठेला से गया, इस दुकान पे गया 20 रुपए किलो के आलू खरीद के ले आया, इस दुकान पे गया 25 रुपए किलो के आलू खरीद के ले आया। फिर दोनों टाइप के आलू को मिला दिया, बढ़िया से मिला दिया, और मिलाने के बाद बेच रहा 30 रुपए किलो के। अलग अलग दुकान से आलू खरीद के लाया अलग अलग भाव से, और बेच रहा है फिर अलग रेट से। वही सवाल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के सवाल हैं। तो एक आदमी, ए मैन बॉट ए नंबर ऑफ एप्पल्स एट 5 4 रुपी 50। एक आदमी कुछ सेब खरीदता है किस भाव से? हर 5 से 50 रुपए के। ठीक है? एंड एन इक्वल नंबर ऑफ एन इक्वल नंबर एट 6 4 रुपी 50, और उतनी ही संख्या में सेब खरीदता है। देखो, दो अलग अलग दुकान से सेब खरीदे और दोनों ही दुकानों से कितने सेब खरीदे? बराबर। पहली दुकान से हर 5 से 50 रुपए के, दूसरी दुकान से 6 सेब 50 रुपए के भाव से। फिर क्या करता है? उन्हें बेचता है एट 11 4 रुपी 100। यानी कि दोनों टाइप के सेब को मिला दिया, अलग अलग थोड़ा ना बेच रहा है, इकट्ठा करके बेच रहा है। किस भाव से बेच रहा है? हर 11 सेब 100 रुपया के बेच रहा है। ठीक है ना? तो आपसे पूछा उसका प्रॉफिट या परसेंटेज क्या होगा? कोई दिक्कत सचिन? कर लेंगे ना? तो प्यारे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, यहां हम लिख रहे हैं एप्पल्स। ओके, इस सवाल में यह है कि उसने इक्वल नंबर्स खरीदे हैं। एप्पल्स की जो संख्या दोनों दुकानों से बराबर खरीदी है। अब बताओ, पहली दुकान से जो एप्पल खरीदे हैं 5 एप्पल 50 रुपए के। अगर 5 एप्पल 50 रुपए के हैं तो एक एप्पल कितने का हो गया? फिर 10 रुपए का। अगर हम बात करें दूसरी दुकान से 6 एप्पल्स खरीद रहा 50 रुपए के रेट से। अब आप खुद देखो कि अगर 6 एप्पल 50 रुपए के तो 2 से कट रहा है ना, यानी कि हर 3 एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी? 25 रुपए।
जो जो चीज कट रही है उसे काट दो, तुम्हारा भी कटा ही है, ठीक है ना, जो नहीं कट रही है तो छोड़ो। तो भैया ये तो खरीदे एक एप्पल इस दुकान से, इससे खरीदे 3 एप्पल, ये तो गड़बड़ है जी, ये तो सेम करना पड़ेगा ना एक और तीन को। तो एक और तीन को सेम कर ले तो क्या कर लेते, तीन तीन, तीन तीन बनाने के लिए ऊपर वाले को किससे गुणा, 3 से गुणा। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 एप्पल कितने के हो जाएंगे बच्चों, ये 3 एप्पल हो जाएंगे 30 रुपए के, है बच्चों। अगर 5 एप्पल 50 रुपए के तो 3 एप्पल 30 रुपए के, ठीक है ना। तो ये उसने खरीदे मेरे भाई, तो दोनों दुकान से अलग अलग रेट से एप्पल खरीदे। अगर हम देखा जाए तो टोटल उसने 6 एप्पल खरीदे फिर, है ना। 6 एप्पल कितने के खरीदे हैं, 30 और 25, 55 रुपए के। यानी कि ये उसका ओवरऑल बाइंग रेट हो गया कि हर 6 एप्पल्स कितने के, 55 के। तो भैया क्या अब ये वही बेसिक सवाल नहीं बन गया जो मैंने आपको समझाया था बच्चों, यही सब नहीं बन गया। उसने दो अलग अलग दुकान से खरीदे इक्वल नंबर ऑफ एप्पल, तो मैंने इक्वल कर दिया, यहां से भी 3 और यहां से भी 3, तो टोटल मिलाकर उसने 3 और 3 6 एप्पल खरीदे 30 और 25, 55 रुपए के। अगर वो 6 एप्पल 55 रुपए के खरीद रहा है, यानी कि एक एप्पल की कीमत पड़ी उसको 55/, एक एप्पल की कीमत पड़ी है 55/6, ये एक एप्पल का कॉस्ट है, एक एप्पल का कॉस्ट पड़ा उसे 55/6। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो बेच रहा है हर 11 एप्पल 100 रुपए के, 11 एप्पल 100 रुपए के बिक रहा, 11 एप्पल 100 रुपए के, 22 ले जाओ 200 के, 33 ले जाओ 300 के, तो 11 एप्पल 100 रुपए के बेच रहा है, तो एक एप्पल कितने का हुआ फिर, 100/11 रुपए का। यानी कि एक एप्पल की खरीद फरोख्त से कितना % प्रॉफिट लॉस हो रहा, का ले लेंगे जी, रेशो ले लेंगे। क्या हो जाएगा जी, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं कटेगा, 5 से काटूंगा 11 बार, 5 से काटूंगा 100, 20 बार, तो 11 गुणा 11 क्या आ गया, 121 रेशियो, 6 गुणा 20 क्या आ गया, यानी कि अल्टीमेटली 121 का सामान 120 में बिका, तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है ना। 121 का सामान 120 में बिका तो एक का लॉस हो गया ना, कितने पर, 121 पर, परसेंटेज में कितना, गुणा 100%, यानी कि अल्टीमेटली उसको 100/121% का लॉस हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। बताओ समझ में आया ना, है कि नहीं सचिन। मुझे लगता है कि आपको ये टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, बढ़िया सवाल था ये, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और देखो जितने भी सवाल बनते हैं मैंने आपको हर तरीके के करवा दिए हैं। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप करें। क्या आप करने के लिए तैयार है। देखो हम एक किसी सामान को बेचते हैं, यही है ना टाइप, कौन सा है, हम किसी सामान को बेचते हैं, ठीक है ना बच्चों, बच्चे समझ रहे हैं ना, हैं? हम किसी सामान को बेचते हैं, अगर उसके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में चलिए बच्चों ध्यान से सुनेगा, अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनेगा। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में दोनों में चेंज कर दिया जाए तो कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर 61, एक वस्तु को 10% लॉस पर बेचा जाता है, अगर इसके कॉस्ट प्राइस में 5 रुपए की कमी की जाती है, सेलिंग प्राइस में 8% की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है, ठीक है ना। वस्तु का एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, वस्तु का एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है, बताइए बच्चे। बहुत बढ़िया सवाल, मैं आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया मेथड। एक वस्तु को 10% लॉस पर बेचा जाता है, 10% लॉस पर, सवाल बोला अगर इसके कॉस्ट प्राइस में 5 रुपए की कमी की जाती है, सेलिंग प्राइस 8 रुपए बढ़ाया जाता है, तो इस पर 10% का प्रॉफिट होगा। वस्तु का एक्चुअल सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं, है ना,
पर मैं आपको जो सबसे इजी है, जो हर बच्चा समझ पाए, वो बताऊंगा। यहां बच्चों में क्या लिख रहा हूं, सीपी, यहां क्या लिख रहा हूं, एसपी। यहां लिख रहे हैं सीपी, यहां लिख रहे हैं एसपी। देखो रेशियो को हम हमेशा सर्कल में बंद कर देते हैं, ठीक है। एक वस्तु को 10% लॉस पर बेचा जाता है। एक वस्तु को कितने लॉस पर बेचा जाता है, 10% लॉस पर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 1/, एक वस्तु को 10% लॉस पर बेचा जाता है 1/10। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 9 यूनिट, है ना। ये रुपए में नहीं है, ये रेशियो में, इसलिए मैंने किस में बंद कर दिया, सर्कल में। सवाल में यही पूछा है वस्तु का एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है वस्तु का, 9। इस सवाल में आपसे 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है ना। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो बेचते कितने में, 9 यूनिट में, 10% लॉस होता है। सवाल ये कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस में 5 रुपए की कमी की जाए, आपने कॉस्ट प्राइस को 5 रुपए कम किया, ठीक है ना भाई, और सेलिंग प्राइस को 8 रुपए बढ़ाया। आपने कॉस्ट प्राइस को 5 रुपए कम किया, सेलिंग प्राइस को 8 रुपए बढ़ाया, तो इस पर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भाई आपने कॉस्ट प्राइस कम कर दिया, ये हो गया सीपी, 10 यूनिट से 5 रुपए कम। आपने सेलिंग प्राइस को 8 रुपए बढ़ा दिया, तो अब वस्तु का सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा ना नया। अब वस्तु का नया सेलिंग प्राइस क्या है, ये। और अब इस वस्तु पे कितना लाभ हो रहा है, 10%। भाई अगर किसी वस्तु पे 10% लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 110% होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ रहे हैं, मैंने पहली क्लास में समझाया था। अगर किसी वस्तु पे 10% लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु की जो बिक्री कीमत है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। और किसी भी संख्या को अगर 10% बढ़ाएंगे, 100% को अगर 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110%। यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का कितना होगा, 1 पॉइंट। अब जो है सेलिंग प्राइस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%। यानी कि अब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितने गुना है, 1.1 गुना है। ये बराबर होना चाहिए। एक स्टेप में बराबर नहीं कर सकते बच्चों इनको, है कि नहीं सचिन। इससे बेहतरीन तरीका है कोई है? तो जब आप इसको देखोगे या अंदर गुणा करो, 1.1 की 10 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 11 यूनिट। और ये कितना है, ये 1.1 की 10 में गुणा करेंगे 11 यूनिट, ये 9 यूनिट। 11 माइनस 9 डिफरेंस कितना आएगा, 2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। जब आप 1.1 की -5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का 11×5 = 55, माइनस का 5.5, माइनस 5.5 रुपए। माइनस 5.5 रुपए जब उधर जाएगा तो ये 8 रुपए पहले से, तो 8 रुपए प्लस 5.5 रुपए कितना हो जाएगा, 13.5 रुपए हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट की वैल्यू 13.5 रुपए आ गई, है कि नहीं सचिन। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 13.5 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.5/2। 1 यूनिट की वैल्यू आपसे क्या पूछा है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यानी कि 9 यूनिट का मान। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 से गुणा, ये आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है ना। पूरा तो जाएगा नहीं है भाई, पूरा तो जाएगा नहीं मेरे प्यारे भी, क्योंकि 13.5 भी 2 से पूरा भाग नहीं होगा ना, 9 2 से पूरा भाग होगा। लेकिन दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए है बच्चों, 13 निम्मा 117, 9 की 1.5 में गुणा 4.5, 117 में 4.5 जोड़ूंगा 121.5, इसका आधा करूंगा तो आंसर आ जाएगा 60.75, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बेटा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ओके देखो पूरा नहीं जाएगा, आप देखो यहां पे अगर 2 से 9 काटो तो कितनी बार जाएगा, 4.5। तो यहां भी दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यहां भी दशमलव के बाद 1 डिजिट है, गुणा करके दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे ना, ठीक है ना बच्चे, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, एक और सवाल नंबर करेंगे इस पर अपना 62 बनाइए। बहुत से बच्चों को लग रहा है कि प्रॉफिट लॉस ये 5 क्लास होगी खत्म हो गया। मैं प्रॉफिट लॉस अलग कराता हूं, डिस्काउंट अलग कराता हूं, ठीक है ना बच्चे। तो प्रॉफिट लॉस की शीट अलग है, डिस्काउंट की 100 सवाल की शीट अलग है, बेईमान दुकानदार के 30 सवाल की शीट अलग है, समझ में आया ना। तो यानी कि ये चैप्टर जो है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तक हमने डिस्काउंट का थोड़ा जिक्र किया है,
ठीक है बच्चों, आप ये मत सोचो कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं चीजों को, एक भी टाइप छोड़ा नहीं है। हम्म आइए ये बताओ बच्चों इसका क्या है। ये भी सेम सवाल है, ये इसी साल के एनटीपीसी के पेपर में आया था 12th लेवल में, पर एक काफी कैलकुलेटिव सवाल था और बहुत कम बच्चों ने सही किया था। बताओ जी क्या आंसर है इसका। ठीक है, एक वस्तु 54% प्रॉफिट पर बेची जाती है। ठीक है बच्चों, अगर कॉस्ट प्राइस में 75 रुपए की वृद्धि की जाए, सेलिंग प्राइस में 66 रुपए की कमी कर दी जाए, तो प्रॉफिट कितना होगा? 40.8% होगा। वस्तु का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? डेटा देख रहे हैं सवाल का, परसेंटेज देख रहे हैं, रुपया देख रहे हैं, लंका लगा देने वाला है ना। लेकिन मेरे प्यारे भाई बिल्कुल हम आपको परेशान नहीं होने देंगे। ये क्या कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस। सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु 54% प्रॉफिट पर बेची जाती है। 54% प्रॉफिट का मतलब क्या? तो यहां पे डेटा ना थोड़ा वैसा है, वस्तु 54% प्रॉफिट पर बेची जाती है, यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 100 यूनिट। इसका तो रेशियो लेने से भी कोई खास फायदा होगा क्या आपको? नहीं है ना। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 154। 100 से 54% ज्यादा, 154। आपसे पूछा वस्तु का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस यानी कि आपसे क्या पूछा है? 100 यूनिट की, 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। क्लियर, कोई समस्या? तो ये कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, सेलिंग प्राइस होगा 54% ज्यादा 154। बोला है कॉस्ट प्राइस में 75 रुपए की वृद्धि की जाए। हमने कॉस्ट प्राइस को 75 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस में 66 रुपए की कमी की जाए। हमने सेलिंग प्राइस को 66 रुपए कम कर दिया। ठीक है ना। तो अब कितना प्रॉफिट होगा? 40.8%। यानी कि मेरे प्यारे भाई अब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? अब अगर वस्तु पे 40% प्रॉफिट है तो अब का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40.8% ज्यादा होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब जो है वस्तु पर, वस्तु के लागत पर 40.8% का प्रॉफिट है, यानी कि अब का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40.8% ज्यादा है। 100% से 40.8% ज्यादा क्या होता है? 140.8%। यानी कि अब जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, अब जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है, सॉरी, अब जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है? 140.8% है। कितना? 140 पॉइंट। कोई दिक्कत है क्या? 100% से 40.8% ज्यादा 140.8% होता है। तो अब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है? पूरे कॉस्ट प्राइस का 140.8%। कोई दिक्कत इसमें है कि नहीं सचिन? आप कहोगे सर कैलकुलेशन बहुत तगड़ी जाएगी ना, कोई कैलकुलेशन तगड़ी नहीं जाएगी। ध्यान से सुनना है कि नहीं बच्चों। इसकी इसमें गुणा करो, ये है परसेंटेज, ये है 100। 100% क्या होता है? 100% क्या होता है? 140.8% गुणा 100 क्या आएगा? क्या 140.8 यूनिट नहीं आएगा? क्या 140.8 यूनिट नहीं आएगा मेरे भाई? भाई 100% क्या होता है? एक होता है ना जब आप इनकी, अरे यार कैसे बालक हो, 140.8% गुणा 100, तो 100% तो एक हो गया ना, क्या बचा? 140.8 यूनिट। क्लियर है ना है बच्चों? फिर 140.8% निकालना है कितने का? 75 रुपए का। ठीक है बच्चों। तो 75 रुपए का 140.8% निकालना कोई आसान काम नहीं है। पहले 75 रुपए का 140% निकालो। 75 का 100% 100, 75 का 100% 100, 75 का 40% कितना आएगा? 30। फिर 75 का 0.8%, देखो 75 अट्टे 600 होता है, तो 75, देखो पहले 75 का 140.8% निकालना है तो 75 का पहले 100% निकालो 75, फिर 75 का 40%, 75 गुणा 40 होता है 3000, परसेंट लेंगे तो 30,
फिर 75 का क्या निकालूंगा 0.8%, तो 75 गुणा 0.8 आएगा 60, क्योंकि 75 अट्ठे 600 और परसेंटेज का मतलब बटे यानी कि 0.6, तो 75 और 30 105 पॉइंट, ये आ जाएगा 105.6 रुपए। कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन तो है और एग्जाम ने जानबूझ के कैलकुलेशन दी है, समझे ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाई टेक्निक, 140.8% को क्या लिख दो 100% प्लस 40% प्लस 8%, है कि नहीं सचिन? 75 का 100% 75, 75 का 40% 30, 75 का 0.8, 75 का 0.8%, 75% को क्या लिख दो 3/4, 3/4 गुणा 0.8 कितना आ गया ना 0.6। सब जुगाड़ है बेटे, है कि नहीं? बराबर क्या आ गया? बराबर आ गया 154 यूनिट माइनस 66 रुपए। यूनिट एक तरफ रुपया एक तरफ, बताओ कितना आएगा? 140.8 उधर जाएगा। अगर 154 में से ये देखो 154 में से सुनेगा 154 में से 140.8 घटाएंगे तो घटाने पर क्या आएगा बताओ बच्चों? 154 में से 140.8 घटाएंगे तो बताओ घटाने पर क्या आएगा? कितना आएगा बच्चे? 154 में से 140.8 घटाएंगे तो घटाने पर क्या आएगा? 13.2, है कि नहीं? 13.2 यूनिट। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? ये -66 इधर आके जुड़ जाएगा, 105 में 66 जोड़ूंगा कितना आएगा? 171.6 रुपीज। कोई दिक्कत है? डेसिमल से यहां डेसिमल कट जाएगा, पूरा कटना चाहिए। एक्स को की ऑप्शन के एंड में 2 जीरो, 132 से कम 132 बच गया कितना? 39,396। 132 दिया 396, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 13 रुपए। 132 से कम 132 बच गया 39, 396 132 396 है ना। एक यूनिट 13 रुपए आ गया। वस्तु का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 की वैल्यू भी कितना कितना? खतरनाक है ना सवाल, ठीक है ना बच्चों? आप यहां एक स्टेप कम भी कर सकते थे, पर वो अभी याद रहेगा, कुछ दिनों बाद आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है ना बच्चों? इसलिए मैंने आपको पूरा ही बता दिया। वो डाउट? इसी के साथ ये टाइप जो है समाप्त होता है।